हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला फॉर कंपाउंड। किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, पहले एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करते हैं। एम्पिरिकल वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है नॉट रियल, मीन्स एग्जैक्ट नहीं। एम्पिरिकल फार्मूला का अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होता है एम्पिरिकल फार्मूला गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ए कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड के जितने भी एटम्स हैं उस एटम्स के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होता है वो आई विल डिस्कस एंड आई विल कैलकुलेट। आप देखोगे बोर्ड पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर एम्पिरिकल फार्मूला के डेफिनेशन की बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें जस्ट केवल यह बताता है कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और उनका सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो क्या है। मीन्स एग्जैक्ट रेशियो नहीं बताता है, एग्जैक्ट मोलर रेशियो नहीं बताता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। एम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन में फिर बोल रहा हूं, एम्पिरिकल फार्मूला गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला उसके एटम्स के सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। एज फॉर एग्जांपल, जिसे हम लोग बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन आप सब पढ़े हो। बेंजीन का मोलेकुलर फॉर्मूला होता है C6H6, आप सबको पता है। अब बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, दोनों का नंबर सेम है, तो इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा 1:1। मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर का रेशियो निकालोगे, कार्बन बाई हाइड्रोजन के नंबर का रेशियो उसके एटम्स का नंबर का, तो 6/6 क्या हो जाएगा जी 1/1। मीन्स हमारे बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा CH होगा। मीन्स बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH होगा। मीन्स हमें यह एम्पिरिकल फॉर्मूला मात्र यह बता रहा है कि बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन है और दोनों का मोलर रेशियो सेम है, मीन्स दोनों का मोल सेम है। इसके अलावा कुछ नहीं बताता है। अब ये नहीं बताता है कि उसके मोलेकुलर मीन्स उसके पास कितना मोल रहता है, उसके बारे में आइडिया नहीं देता है। केवल यह बताता है कि इसका दोनों का मोल का रेशियो सेम है, CH है। जबकि बेंजीन के एक्चुअल मोलेकुलर फॉर्मूला में 6 कार्बन रहता है और 6 हाइड्रोजन रहता है। अब किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर CH है तो उसका मोलेकुलर फॉर्मूला C2H2 भी हो सकता है, C3H3 भी हो सकता है, C4H4 भी हो सकता है। मीन्स ये सभी मोलेकुलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH ही होगा, क्योंकि ये सब में कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है 1 है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल वर्ड का ही मीनिंग होता है नॉट रियल। एम्पिरिकल फॉर्मूला ओनली यह बताता है कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और उनका सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो क्या है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बताता है। तो फिर पॉइंट यह है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर हमें पता है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसी कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, किसी कंपाउंड जितने एलिमेंट्स से, जितने आइटम्स से बना हुआ है, अगर ऑल आइटम्स का मास परसेंटेज गिवन हो, नोन हो, तो वी कैन कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, बट वी कांट कैलकुलेट मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली। मास परसेंटेज के बेसिस पे किसी कंपाउंड का हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलेकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मोलेकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एम्पिरिकल फॉर्मूला गिव्स एम्पिरिकल आइडिया अबाउट कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड में कौन कौन एटम्स प्रेजेंट है और उनके एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो क्या है, उसके बारे में ही आइडिया देता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट ये बहुत आइडिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एम्पिरिकल फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग मोलेकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज मोलेकुलर फॉर्मूला। तो मोलेकुलर फॉर्मूला का डेफिनेशन होता है, मोलेकुलर फॉर्मूला गिव्स द एक्चुअल मोलर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ए कंपाउंड। मीन्स बेंजीन का मोलेकुलर फॉर्मूला C6H6 है। इसका मीनिंग हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन का एक्चुअल मोलर रेशियो 6:6 है। मीन्स बेंजीन के 1 मोल में 6 कार्बन होगा, 6 मोल कार्बन होगा और 6 मोल हाइड्रोजन होगा। यह हमें बताता है। मीन्स मोलेकुलर फॉर्मूला एक्चुअल मोलर रेशियो बताता है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसा नहीं।
वो सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग इस मोलेकुलर फॉर्मूला का डेफिनेशन जो मैं आपको बताया, इस मोलेकुलर फॉर्मूला को निकालेंगे कैसे, किसी कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोलेकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इंपीरिकल फॉर्मूला इंटू एन, इंपीरिकल फॉर्मूला इंटू एन। इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट्स है सबका मास परसेंटेज दिया रहेगा, उस बेसिस पे इंपीरिकल फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम लोग मोलेकुलर फॉर्मूला उससे निकालेंगे। तो मोलेकुलर फॉर्मूला निकालने का तरीका है इंपीरिकल फॉर्मूला इंटू एन। अब एन यहाँ पे क्या है, तो एन निकालने का मेथड है मोलेकुलर वेट बाय इंपीरिकल फॉर्मूला वेट। मीन्स अगर किसी कंपाउंड का मोलेकुलर वेट अगर आपको गिवन है तब आप एन निकाल सकते हो। अगर आप एन निकाल सकते हो तो मोलेकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। मीन्स अब तक मैं आपको यह बताया कि किसी कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला उसके एटम्स के मास परसेंटेज के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर उस कंपाउंड का मोलेकुलर वेट दिया हुआ है तो हम लोग एन कैलकुलेट करेंगे, उस एन के हेल्प से मोलेकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बताया वो मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इंपीरिकल फॉर्मूला मास परसेंटेज के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीन्स कैलकुलेशन ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ मास परसेंटेज। हम लोग मास परसेंटेज के बेसिस पे इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मैं आपको बताया था कि अगर किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स और आइटम्स का परसेंटेज मास गिवन हो तो आप इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग मास परसेंटेज। कार्बन का 65.45%, हाइड्रोजन का 5.45%, ऑक्सीजन का 29.1% एंड मोलेकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 110 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। एक और बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट्स और एटम्स है सबका मास परसेंटेज का सम अप्रॉक्सीमेटली 100 होना चाहिए। ऐसे मान लो मास परसेंटेज का सम अगर 99% है तब भी चलेगा। कई बार आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे डेटा में हल्का सा प्रॉब्लम रहता है, 100 से मतलब स्लाइटली ग्रेटर हो जाएगा, कभी 100 से कम रहेगा तो चलता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर सभी एलिमेंट्स का मास परसेंटेज का सम अगर 90 हो गया तब प्रॉब्लम है, लेकिन वैसा होगा नहीं। इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें ऑल एलिमेंट्स का मास परसेंटेज का सम 100 के अप्रॉक्स होगा। मास परसेंटेज गिवन है, इसके बेसिस पे हम लोग इंपीरिकल फॉर्म निकालेंगे। इंपीरिकल फॉर्म निकालने का तरीका क्या होता है इसको आप समझो अच्छे से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हम लोग टेबल बनाएंगे जहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट्स, उसके बाद उसका परसेंटेज मास, फिर उसका मोल निकालेंगे, फिर मोलर रेशियो निकालेंगे, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। अब यहाँ पे सब मीन्स इस कंपाउंड में एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में लिख दिया। और जो भी मास परसेंटेज है, परसेंटेज मास को ही हम लोग मास मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव सब कुछ निकालना है, एग्जैक्ट नहीं निकालना है। तो जो मास परसेंटेज गिवन है हमारे एलिमेंट्स का उसको डायरेक्टली मास मान लेंगे। तो 65.45 ग्राम मान लिया कार्बन का, 5.45 हाइड्रोजन का, 29.1 ग्राम ऑक्सीजन का। हम लोगों ने मास निकाल लिया अपने एलिमेंट्स का। अब उसका मोल निकालना है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला जानते हो, गिवन मास बाई एटॉमिक मास। कार्बन का गिवन मास 65.45 ग्राम एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो इस तरह से मैंने कार्बन का मोल निकाल लिया 5.45, हाइड्रोजन का 5.45 एंड ऑक्सीजन का 1.81 मोल आ गया। जब मोल कैलकुलेट हो गया तब निकालेंगे मोलर रेशियो। मोलर रेशियो निकालने का तरीका होता है कि जिस एलिमेंट का मोल सबसे कम होगा उसके मोल से रेस्ट के मोल में डिवाइड कर देंगे। मीन जिस एलिमेंट का मोल स्मॉलेस्ट होगा उस स्मॉलेस्ट मोल से रेस्ट एलिमेंट्स के मोल में डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे। तो आपने 5.45 में डिवाइड किया 1.1 से 3 आया, यहाँ भी 3 आया। आप
कार्बन के मोल में कार्बन के मोल से ऑक्सीजन के मोल में ऑक्सीजन के मोल से डिवाइड कर रहे हो, मीन्स 1.81 में 1.81 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, मीन्स मोलर रेशियो आ गया कार्बन का 3, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 1। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो? मीन्स आपके एलिमेंट्स का जो मोलर रेशियो है वो होल नंबर होना चाहिए। पहली बात, होल नंबर आप समझते हो क्या होता है? आपका 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक आपका होल नंबर है, तो होल नंबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है कि सिंपलेस्ट होल नंबर होना चाहिए। सिंपलेस्ट का मीनिंग आपको आगे समझना, हाँ ये सिंपलेस्ट का मीनिंग ये भी है, जैसे यहाँ पे मोलर रेशियो 331 है, आप मोलर रेशियो लिख सकते हो यहाँ पे 662 भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, बट 662 सिंपलेस्ट नहीं हुआ, उससे सिंपलेस्ट आपका हो जाएगा 331। इसलिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हुआ आपके एटम के मोल का, उसी के अकॉर्डिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखोगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी C3H3O। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया। अब वी हैव टू कैलकुलेट मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलेकुलर फॉर्मूला वी मस्ट नो N। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ empirical formula with this n we will get molecular formula। n factor means n को पता करना जरूरी है, जिससे हम लोग empirical formula में मल्टीप्लाई करके molecular formula निकालेंगे। तो उस n को निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताया था कि n निकालने का तरीका होता है मोलेकुलर वेट बाई empirical फॉर्मूला वेट। तो मोलेकुलर वेट गिवन है 110 ग्राम, empirical फॉर्मूला का वेट निकालेंगे। empirical फॉर्मूला है C3H3O। अब इसका इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट निकालते हैं। 3 कार्बन तो 12 इंटू 3, 3 हाइड्रोजन 3 इंटू 1, 1 ऑक्सीजन 16 इंटू 1, सबका सम हो गया 55 ग्राम। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट हुआ 55, मोलेकुलर वेट इज 110, सो एन फैक्टर इज 2। एन फैक्टर निकालने के बाद मोलेकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन। सो मोलेकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C3H3O इंटू 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, ये C3 तुम्हारा C6 हो गया, H3 भी H6 हो गया, और ऑक्सीजन तुम्हारा 2 हो गया। तो इस तरह से मोलेकुलर फॉर्मूला आपका हो गया इस कंपाउंड का C6H6O2। तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। जितने भी इंपेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन होगा, ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही तरीका होगा। मास परसेंटेज के बेसिस पे पहले मोल निकालेंगे, फिर उसका मोलर रेशियो निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वो जो मोलर रेशियो है वो होल नंबर है कि नहीं। अगर होल नंबर है तो फिर डायरेक्टली इंपेरिकल फॉर्मूला राइट करेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला राइट करने के बाद इंपेरिकल, अगर हमें मोलेकुलर फॉर्मूला भी निकालना होगा तो उसे इंपेरिकल वेट निकालेंगे, फिर उसके हेल्प से हम लोग एन निकालेंगे, और आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ एन वी कैन कैलकुलेट मोलेकुलर फॉर्मूला, बिकॉज मोलेकुलर फॉर्मूला केम आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला विथ एन फैक्टर। तो आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन अलग अलग तरह क्वेश्चंस में कुछ कुछ चेंजेज होगा। इसलिए मैं आपसे अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मीनिंग और क्लियरली आपको समझ में आएगा। अब मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको एक क्लियर होगा कि सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो का मीनिंग क्या है। चलो देखो, क्वेश्चन है फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला विथ फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। सोडियम 29.11%, सल्फर 40.51%, ऑक्सीजन 30.38%। इस बेसिस पे आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सेम वही कहानी, टेबल फिर बनाएंगे। एलिमेंट्स सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इनका मास परसेंटेज 29.11 दिस। अब मास परसेंटेज को ही मास मान लेते हैं। अब मोल निकालेंगे। मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास है एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास 23 तो आ गया 1.26। सल्फर का गिवन मास है 40.51, सल्फर का एटॉमिक मास 32 तो इसका मोल होगा 1.26। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल होगा 1.89। तो इस तरह से हम लोगों ने मोल कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ मोल वी कैलकुलेट
मोलर रेशियो, मोलर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फिर मैं बता रहा हूं, जिस एलिमेंट का, जिस एटम का मोल सबसे कम होगा उसके मोल से रेस्ट के मोल को डिवाइड करेंगे। तो 1.26 बाई 1.261, 1.26 बाई 1.261, 1.89 बाई 1.26, 1.5 मीन्स सोडियम का मोलर रेशियो 1 आया, सल्फर का 1 आया, बट आपके ऑक्सीजन का आ गया 1.5। अब यहां पे हम लोग देखेंगे यह 1 तो आपका होल नंबर है, बट 1.5 होल नंबर नहीं है। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस 1.5 इंटू सिंपलेस्ट होल नंबर। सिंपलेस्ट का मतलब होता है नियरेस्ट। तो 1.5 का आपको होल नंबर बनाना है, तो 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होल नंबर हो गया। हालांकि 1.5 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भी हो जाएगा, 6 भी होल नंबर है, बट 6 को नहीं लेंगे क्योंकि 1.5 से जो नियरेस्ट होल नंबर होगा, जो सिंपलेस्ट होगा, उसको लेंगे। तो 1.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 हो गया। आपको पता है कि रेशियो में किसी एक में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सब में मल्टीप्लाई करना होगा, तब फिर रेशियो मेंटेन रहेगा। सो फॉर मेंटेनिंग रेशियो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट होल नंबर बनाया 3, तो इन दोनों में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आ गया, फिर में इसमें भी 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ गया, और इस तरह से आपका अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया 2 to 3। सो इन दिस वे empirical formula of compound is this: Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट इसको बोलते हैं। इस कंपाउंड का नेम होता है सोडियम थायोसल्फेट। आप सब आगे पढ़ोगे। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपो, इसको हम लोग हाइपो ही बोलते हैं। इसके बाद एक और यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। कार्बन का मास परसेंट 24.24% है, हाइड्रोजन 4.07% है, क्लोरीन 71.65% है। मीन्स इस परसेंटेज के बेसिस पे आपको इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका होमवर्क के लिए है। ये पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन को आप कर लेना। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, एक में जिसमें आपको और मैं सिखाऊंगा कि आप सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कैसे करोगे अगर कोई दूसरा नंबर आ गया तो 1.5 के अलावा कोई डिफरेंट आ गया तो, और एक में मैं परसेंटेज, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस की बातें करूंगा। तो इसके जस्ट बाद वाले में एक और क्वेश्चन होगा, और एम्पिरिकल फॉर्मूला पे मीन्स 2 क्वेश्चन और मैं करने जा रहा हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप देखो। विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.50% ऑक्सीजन बाय मास। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड का आपको एलिमेंट्स का मास परसेंटेज गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर वही काम करेंगे, एलिमेंट्स को राइट करेंगे, उसके मास को लिखेंगे, उसके मोल निकालेंगे। एलिमेंट्स लिखा, उसके मास को लिखा, उस सबका मोल निकाला। कार्बन का मोल आया 3.41, हाइड्रोजन का 4.58, ऑक्सीजन का 3.41। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ मोल वी हैव टू कैलकुलेट मोलर रेशियो। मैं फिर बताने जा रहा हूँ, मोलर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मैं बताया हूँ आपको कि मोलर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जिस एलिमेंट का मोल सबसे कम होगा उस मोल से सब में डिवाइड करेंगे। तो इसमें डिवाइड किया 1 आया, इसमें डिवाइड किया 1.34 आया, इसमें डिवाइड किया 1 आ गया। तो यू कैन सी molar ratio of carbon and oxygen are whole number, but molar ratio of hydrogen is not whole number, it is 1.34. Here we have to convert this whole number molar ratio, this fractional into whole number। इस जो फ्रैक्शन है इसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है, और वो भी नियरेस्ट होल नंबर में, मीन्स सिंपलेस्ट होल नंबर में। तो किससे कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। जैसे आप 13 का टेबल आप पढ़ते हो तो 13 3 जा कितना होता है 39, तो उस तरह से 3.13 1.3 है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.9 के अप्रॉक्स हो जाएगा, मीन्स 4 के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो 1.34 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, तो ये बन गया आपका होल नंबर। तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना हुआ,
तो आपको रेस्ट दोनों एलिमेंट्स के भी जो मोलर रेशियो है उसमें भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस तरह से होल नंबर आ गया 3 4 3। 10 एम्पिरिकल फॉर्मूला है C3H4O3। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताऊंगा कि सॉल्ट के क्रिस्टलाइन फॉर्म और उसका मीन्स हाइड्रेट जिसको हम लोग क्रिस्टलाइन बोलते हैं एंड अनहाइड्रेट फॉर्म का क्या मीनिंग होता है, और उस पर एक क्वेश्चन आपका है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सब देखो ये क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, ए क्रिस्टलाइन सॉल्ट बीइंग रेंडर्ड इन हाइड्रस लूजेस 45.6% of its mass. Find empirical formula of anhydrous and crystalline salt. Percentage mass of element is this: aluminum 10.5, potassium 15.1, sulfur 24.96, oxygen 49.92. These are mass percentage of elements of compound. हमें इस सॉल्ट का एनहाइड्रस और क्रिस्टलाइन फॉर्म दोनों फॉर्म में इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब क्या हुआ? तो नॉर्मली जितने भी सॉल्ट्स होता है वो सॉल्ट के साथ वाटर एसोसिएटेड रहता है। जब सॉल्ट के साथ वाटर एसोसिएटेड रहता है तो उस सॉल्ट को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉल्ट भी बोलते हैं और हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, जिसको सॉल्ट विथ वाटर आप समझ सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता, जैसे मान लो मिट्टी है, धूल है, धूल मिट्टी जैसे उड़ते रहता है गर्मी के दिन में, सब मिट्टी को इकट्ठा करो, उसमें पानी डालो, उसको गीला करो, गीला करने के बाद उस मिट्टी को पूरा आपने गोंद दिया, फिर उसको छोड़ दो। जब वो धूप में सूख जाता है तो मिट्टी क्या हो जाता है, एक एक जो धूल का कण अलग अलग था सब मिलके एक सॉलिड हो गया। हम लोग ब्रिक्स जो ईंट बनाते हैं उसी तरीका से बनाते हैं, मिट्टी को गीला करते हैं, गीला करने के बाद उसको शेप में डालते हैं, फिर सुखा देते हैं और सूखने के बाद वो सॉलिड हो जाता है। फिर उसको आग में जब उसको और हम लोग उसको पकाते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपका मिट्टी का जो एक एक पार्टिकल धूल उड़ रहा था वो एक साथ एसोसिएट हो गया। अब वो क्या बन गया जी? क्रिस्टल बन गया। तो क्रिस्टल का मतलब मीन्स किसी सॉल्ट के क्रिस्टलाइन फॉर्म का मीनिंग हुआ उसके साथ वाटर भी एसोसिएटेड है। आपके लिए भी इतना ही। ऐसे क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है, एमोर्फस क्या होता है, वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अंडर द बैनर ऑफ सॉलिड स्टेट। बट राइट नाउ आई वांट टू कन्वे दैट कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मतलब आप उस सॉल्ट को समझो जिस सॉल्ट के साथ वाटर भी एसोसिएटेड रहता है। हाइड्रेटेड जिसके साथ वाटर रहता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड सॉल्ट को क्रिस्टलाइन सॉल्ट भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आप सॉल्ट को हीट कर रहे मीन्स क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज बीइंग रेंडर्ड इन हाइड्रस। बीइंग रेंडर्ड का मतलब होता है प्रोसेस, कोई प्रोसेस हो रहा है। मीन्स जब आप क्रिस्टलाइन सॉल्ट को आप हीट कर रहे हो तो एनहाइड्रस हो रहा है। मीन्स जब वो एनहाइड्रस हो रहा है तो एनहाइड्रस होने के दरमियान उसके मास में कमी आ रहा है। 45.6% उसका मास लूज हो रहा है, कम हो रहा है, लॉस कर रहा है। अब हीट करने पे एनहाइड्रस का मतलब क्या हुआ? क्रिस्टलाइन सॉल्ट वह होता है जिसके पास वाटर एसोसिएटेड रहता है, एनहाइड्रस सॉल्ट वह होता है जिसके पास वाटर नहीं रहता है। मीन्स जब क्रिस्टलाइन सॉल्ट को आप हीट करते हो तो हीट ट्रायंगल आपका हीटिंग का सिंबल है। क्रिस्टलाइन सॉल्ट जब हीट करोगे तुम तो हीट करने के ड्यूरिंग उसमें क्या कुछ वाटर वेपर बाहर निकल जाएगा। वाटर वेपर बाहर निकलने के बाद जो सॉल्ट बचता है उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। मीन्स आफ्टर हीटिंग क्रिस्टलाइन सॉल्ट वी गेट एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट बनता है जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट करते हैं और कुछ वाटर बाहर निकल जाता है तो जो बचता है उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि जब क्रिस्टलाइन सॉल्ट को बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस मीन जब क्रिस्टलाइन सॉल्ट एनहाइड्रस बनता है तो एनहाइड्रस बनने के ड्यूरिंग 45.6% इसके मास में लॉसेस हो रहा है। तो क्रिस्टलाइन एनहाइड्रस कब बनेगा? जब उसको आप हीट करोगे, जिसको मैं इस इक्वेशन में दिखाया हूँ। क्रिस्टलाइन सॉल्ट आप हीट कर रहे हो, एनहाइड्रस सॉल्ट बन रहा है, साथ में वाटर वेपर भी बाहर निकल रहा है और इस दरमियान इसके मास में लॉस हो रहा है 45.6%। इसी डेटा के बेसिस पे मैं आपको
क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सॉल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालूंगा, लेकिन पहले हम लोग एनहाइड्रस सॉल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें वाटर नहीं है। इसका डेटा दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है डेटा वो एनहाइड्रस सॉल्ट का एलिमेंट्स का मास परसेंटेज दिया हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मास परसेंटेज ऑफ दीज एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एनहाइड्रस सॉल्ट कैलकुलेट करने का वही पुराना तरीका है जो मैं अब तक पढ़ाया हूँ। एलिमेंट्स को यहाँ लिखेंगे, यहाँ उसका मास है, यहाँ उसका मोल है, सबका मोल हमने कैलकुलेट कर लिया। और मोल कैलकुलेट करने के बाद अगला स्टेप में मोलर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। मोलर रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका होता है जिसका मोल सबसे कम हो उसके मोल से सब में डिवाइड करो। यहाँ भी करूँगा तो 0.39 में 0.39 से डिवाइड किया, 1 आ गया। एल्युमिनियम का मोल आपका 1 हो गया, पोटासियम का भी मोल आपका मोलर रेशियो 1 हो गया, क्योंकि एल्युमिनियम का पोटासियम का दोनों का मोल 0.39 है। सल्फर का मोल 0.78 है, ऑक्सीजन का मोल 3.12 है। मोलर रेशियो निकालेंगे तो सोडियम का एल्युमिनियम का मोलर रेशियो 1, पोटासियम का मोलर रेशियो 1, सल्फर का मोलर रेशियो 2 आ रहा है एंड ऑक्सीजन का मोलर रेशियो 8 आ गया। यहाँ पे ऑल मोलर रेशियो आर होल नंबर, सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट दीज मोलर रेशियो इनटू सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। सो डायरेक्टली हम लोग इसको लिख देंगे 1128 और ऑन द बेसिस ऑफ दिस मोलर रेशियो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज KAl(H2O8) मीन्स यह हो गया एनहाइड्रस सॉल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमें निकालना है क्रिस्टलाइन फॉर्म सॉल्ट। क्रिस्टलाइन फॉर्म का क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला वो निकालना है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म की एम्पिरिकल फॉर्म निकालने के लिए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहां आप देख रहे हो, यहां आप सब देख रहे हो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मास में लॉस हुआ 45.6%। इसका मीनिंग हुआ कि अगर आप 100 ग्राम क्रिस्टलाइन सॉल्ट लोगे तो एनहाइड्रस तो उसका 45.6 ग्राम आपका मास कम हो जाएगा। तो इस बेसिस से हम लोग पता कर लेंगे कि एनहाइड्रस सॉल्ट का मास कितना होगा और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको आगे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था कि एनहाइड्रस सॉल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गौर से आप देखो, एक तो यहाँ से एनहाइड्रस सॉल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग निकाला है AlKH2O8, इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला का एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट का मैं वेट भी निकाल लिया। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट आ गया आपका 258 ग्राम। इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। वही तरीका है, एल्युमिनियम का 27, पोटासियम का 39, सल्फर का 2 × 32, ऑक्सीजन का 8 × 16। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट अगर आप लेते हो तो हीट करने के बाद 100 ग्राम क्रिस्टलाइन सॉल्ट अगर आप लेते हो तो हीटिंग के बाद 45.6% मास में डिक्रीमेंट हो रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि 45.6 ग्राम जो होगा वाटर बन के बाहर निकल गया। तो एनहाइड्रस सॉल्ट का मास कितना हुआ, तो इसी को यहां पे देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन 100 ग्राम क्रिस्टलाइन सॉल्ट मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज 100 माइनस 45.6, क्योंकि 45.6 ग्राम मास में कमी आ रहा है। और एक कमी क्यों आ रहा है जी, क्योंकि जब आप हीट करते हो तो कुछ जो वाटर क्रिस्टलाइन सॉल्ट के साथ है वो वाटर वेपर बन के बाहर निकल जा रहा है, इसकी वजह से मास में डिक्रीमेंट हो रहा है। तो कितना मास आपका कम हुआ, मीन्स एनहाइड्रस सॉल्ट का मास कितना होगा, तो 100 से माइनस कर दो। क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मास है 100 और 45.6 ग्राम तुम्हारा मास कम हो जा रहा है, तो बचा कितना 54.4 ग्राम। मीन्स 100 ग्राम क्रिस्टलाइन सॉल्ट में 54.4 ग्राम आपका एनहाइड्रस सॉल्ट है और बाद बाकी वाटर है, मीन्स 45.6 ग्राम वाटर है। इसी कॉन्सेप्ट से मैं यह कैलकुलेट करूंगा
कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट में वाटर कितना होगा, तो इसको कैसे, यही कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे मैं ये सोचा हूं कि जब एनहाइड्रस सॉल्ट का मास कितना है जी 54.4 ग्राम, तो 54.4 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ 45.6 ग्राम वाटर है। 54.4 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ 45.6 ग्राम वाटर है। तो मुझे यह पता कर लेना है कि 258 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ कितना ग्राम वाटर होगा। तो ही मैं किया 54.4 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट हैव 45.6 ग्राम वाटर, एक ट्रिपल लाइन इक्विवेलेंट साइन है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो 54.5 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ 45.6 ग्राम वाटर है, तो 258 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ कितना ग्राम वाटर होगा। तो इन्वर्टरी मेथड से 45.6 बाई 54.4 होगा, नीचे आ जाएगा, 258 से मल्टीप्लाई हो गया, इतना ग्राम वाटर होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद आ गया आपका 216 ग्राम, मीन्स मास ऑफ H2O एसोसिएटेड विथ क्रिस्टलाइन सॉल्ट 216 ग्राम होगा। मीन्स इस एनहाइड्रस सॉल्ट के 1 मोल के साथ इतना ग्राम आपका वाटर एसोसिएटेड है। तो पता करने जा रहे हैं हम लोग कि 216 ग्राम वाटर में कितना वाटर का मोल होगा। तो मोल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। तो 216 बाई 18 कितना हो गया जी 12 हो गया। मीन्स 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ 12 मोल वाटर एसोसिएटेड है। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म का फॉर्मूला होगा, दस क्रिस्टलाइन फॉर्म इज LkH2O8 12H2O। मीन्स क्रिस्टलाइन फॉर्म का यह फॉर्मूला हो गया, क्योंकि 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ 12 मोल वाटर एसोसिएटेड है, और जब एनहाइड्रस सॉल्ट के साथ वाटर एसोसिएट हो जाएगा तो बन जाएगा आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो यह हुआ क्रिस्टलाइन फॉर्म का फॉर्मूला और यह हुआ एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मूला। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम समझे। यह क्वेश्चन एम्पिरिकल फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस तरह से इसको बताने के साथ ही एम्पिरिकल फॉर्मूला कंप्लीटली कंप्लीट हो गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला पे कोई भी क्वेश्चन अगर आप आएगा आपके सामने, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको PDF फाइल में बहुत सारा क्वेश्चन भेजूंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है वो भी मैं भेजूंगा, जिसपे बहुत सारा क्वेश्चन होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला में, उसको आप करना। ओके, तो इसके साथ यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मैं आप सबको एक बहुत छोटा टॉपिक बताने जा रहा हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन पे कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन पे कंपाउंड का मतलब होता है किसी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका मास परसेंटेज कितना है, उसी को कहा जाता है परसेंटेज कंपोजिशन पे कंपाउंड। एज फॉर एग्जांपल Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम सल्फेट, इट मीन्स someone ask you what is the percentage mass of sodium in this compound, what is the percentage mass of sulfur in this compound, what is the percentage mass of oxygen in this compound। तो परसेंटेज मास, परसेंटेज कंपोजिशन का मीनिंग यही हुआ। तो परसेंटेज कंपोजिशन में अगर आपको सोडियम का निकालना हो, परसेंटेज मास ऑफ सोडियम इन सोडियम सल्फेट, दिस मीन्स परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम इन सोडियम सल्फेट। तो क्या करेंगे जी, सोडियम के मास को ऊपर रखेंगे, टोटल मास से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मास ऑफ सोडियम बाय मोलेकुलर वेट ऑफ Na2SO4 इंटू 100 हो गया। तो परसेंटेज मास ऑफ सोडियम इन Na2SO4 इज इक्वल टू व्हाट, सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम होता है, इसमें सोडियम कितना है जी 2 है, तो 2 इंटू 23 बाई सोडियम सल्फेट का मोलिकुलर वेट निकालोगे तो आएगा 142। 142 2 इंटू 23 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 142 ग्राम। तो 142
इंटू 100। तो इस तरह से जो आएगा वो आपका सोडियम का होगा। उस तरह से कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी निकाल लोगे। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन Na2SO4, सेम वही मेथड, ऑक्सीजन के मास में हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल मोलिकुलर वेट से। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 ग्राम, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16। मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम सल्फेट इज 142 × 100। तो इस तरह से आप किसी कंपाउंड के मास परसेंटेज का मतलब परसेंटेज कंपोजिशन का मीनिंग होता है कि उस कंपाउंड के एलिमेंट्स के मास परसेंटेज को कैलकुलेट करो और बताओ। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म है COMPD, इसलिए आप इस बात को समझना। बट आप एकेडमिक एग्जाम में कंपाउंड की जगह पे फुल फॉर्म कंपाउंड लिखना, COMPD इसका शॉर्ट फॉर्म आप नहीं लिखना, लेकिन और जगह अलाउड है, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा कंपाउंड को। तो इस तरह से मैं आपको बताया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। अब किसी भी तरह के कंपाउंड का अगर आपसे पूछेगा तो उसके सभी एलिमेंट्स का मास परसेंटेज कैलकुलेट कर देना, हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। अब हम लोग और बहुत छोटा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और वो आइसोटोप्स। आइसो का मीनिंग हुआ सेम एंड टोप्स का मीनिंग होता है पोजीशन। मीन्स आइसोटोप्स हम लोग उस एलिमेंट्स को बोलते हैं इसका पीटी में एक ही पोजीशन हो। आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है। तो आइसोटोप्स वह एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। इसकी वजह से पीटी में उनका पोजीशन सेम रहता है बट उनका बिहेवियर प्रॉपर्टीज डिफर करता है। तो आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर विथ डिफरेंट मास नंबर। दुनिया में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें सबसे पॉपुलर आपका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म्स है, जिसमें सबसे पहला है हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं, और प्रोटियम भी कहा जाता है। हाइड्रोजन जिसको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं उसका मास नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। मैं आपसे वेरी फर्स्ट डे डिस्कस किया था, जिसके पास मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर 1, इसका मीनिंग हुआ हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन्स नहीं रहता है। तो उस हाइड्रोजन को हम लोग प्रोटियम भी बोलते हैं और P से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है, इसका नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप देख रहे हो ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 रहता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, मीन्स प्रोटॉन इसके पास 1 रहता है और न्यूट्रॉन भी 1 रहता है। मीन्स हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन रहता है। तीसरा आइसोटोप हाइड्रोजन का है ट्राइटियम, जिसका मास नंबर 3 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, मीन्स प्रोटॉन का नंबर 1 रहता है और न्यूट्रॉन्स का नंबर 2 रहता है। ये 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का। यहाँ मैं थोड़ा सा एक बेसिक बात बता दूं परसेंटेज अबंडेंस के बारे में। हमारा हाइड्रोजन ऑलमोस्ट नेचर में अपने प्रोटियम के फॉर्म में ही रहता है, बिकॉज परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इज वेरी स्मॉल। ड्यूटेरियम का परसेंटेज होता है 0.015। यू कैन इमेजिन दिस इज वेरी स्मॉल परसेंटेज। मीन्स हमारा हाइड्रोजन नेचर में ऑलमोस्ट अपने प्रोटियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट ड्यूटेरियम भी होता है, परसेंटेज कम रहता है। आपको आगे पढ़ाया जाएगा हाइड्रोजन चैप्टर में, वहां मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ड्यूटेरियम का और प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अभी इतना ही काफी है। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है उसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। आपके लिए इतना ही काफी है कि रेड मीन्स ट्राइटियम अनस्टेबल होता है, ये बीटा एमिशन करता है, कैसे करता है सब कुछ आगे। ट्राइटियम का परसेंटेज तो और भी कम रहता है क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव है। कहा जाता है कि 10⁻18 हाइड्रोजन का सैंपल अगर आप लोगे तो 10⁻18 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन रहता है ट्राइटियम। तो इस तरह से हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, बट हाइड्रोजन ऑलमोस्ट अपने प्रोटियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आइसोटोप्स पढ़ने के बाद एक पॉइंट दिमाग में आता है कि अगर कोई एलिमेंट अपने मोर देन 1 आइसोटोपिक फॉर्म से एग्जिस्ट करता है
तो उसके मोर देन 1 मास नंबर हो गया। देन हाउ कुड वी कैलकुलेट देयर एटॉमिक मास? एटॉमिक मास कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। तो जितने भी एलिमेंट्स अपने मोर देन 1 आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं उन सब का हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज एटॉमिक मास उनके परसेंटेज अबंडेंस के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। मीन्स उनके एटॉमिक मास और परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, और इस तरह से हम लोग उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ कुड वी कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट्स। अगर कोई एलिमेंट अपने मोर देन 1 आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को आप देखिए। आप देखो यहाँ पे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12 जिसमें कार्बन का मास नंबर 12 होता है, एक C13 जहाँ पे मास नंबर 13 रहता है, C14 जहाँ पे कार्बन का मास नंबर 14 रहता है। ये 3 कार्बन के आइसोटोप्स हैं और इनका परसेंटेज अबंडेंस का मीनिंग हुआ नेचर में कौन कितना परसेंट रहता है। C12 98% रहता है, C13 का 1% होता है नेचर में अबंडेंस, और C14 भी ऑलमोस्ट 1% रहता है। तो इनका परसेंटेज अबंडेंस है। इस बेसिस पे हम लोग कार्बन के एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एवरेज एटॉमिक मास कार्बन निकालना है तो करना यह है कि इसके फर्स्ट आइसोटोप को लो, इसका मास नंबर 12 है, 12 लिखो, इसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करो तो 12 × 98%, प्लस दूसरे आइसोटोप्स को लो, इसका मास नंबर 13 है, 13 लिखो, इसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करो 13 × 1, प्लस तीसरे आइसोटोप्स को लो, इसके मास नंबर 14 है, 14 लिखो, इसके परसेंटेज अबंडेंस इसको मल्टीप्लाई करो और फिर सबको ऐड कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही कार्बन का परसेंट एवरेज आपका एटॉमिक मास हुआ। तो एवरेज एटॉमिक मास इसको कैलकुलेट करने के बाद आया 1203, उसमें 100 से डिवाइड करने के बाद आ गया 12.03। तो 12.03 कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोटोप्स। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का अगर आपको दिया हुआ उसका आइसोटोपिक फॉर्म्स, तो उस बेसिस पे आप उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का तरीका है उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स दिए हुए हैं उस आइसोटोप्स का मास नंबर को उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दो और फिर 100 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही उसका परसेंट एवरेज एटॉमिक वेट होगा उस एलिमेंट का। तो इस टॉपिक पे कई बार IITs में भी अच्छा क्वेश्चन आया है, कई बार मेडिकल में भी आया है। तो मैं एक एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ पे आप क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करो। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल और JEE मेन में बहुत बार इस एम्पिरिकल फॉर्म इस पे आपका आइसोटोपिक इफेक्ट पे क्वेश्चन आया है। मीन्स एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स का कैसे निकालेंगे उस पर क्वेश्चन आया है, और JEE एडवांस में भी कई बार आया है, IIT में भी आया है। और मैं आप सबको बता दूं कि मेडिकल का खास करके क्वेश्चन जो बेटर क्वेश्चन होता है, जो न्यू क्वेश्चन रहता है, वो सब के सब आपका JEE एडवांस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और JEE मेन का क्वेश्चन रहता है। इसलिए केमिस्ट्री में नीट का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को भी IIT का क्वेश्चन बैंक बनवाता हूँ नीट के साथ साथ। पहले नीट का क्वेश्चन बैंक बनाओगे, साथ में IIT का भी बनाओगे, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री को JEE मेन लेवल का IIT लेवल का करते हो तब आपका मेडिकल होने का चांस पूरी तरह से है। मीन्स केमिस्ट्री के 180 में आप 170 प्लस लाओगे, लेकिन उसके लिए आपको केमिस्ट्री JEE एडवांस लेवल करना होगा और वो मैं करवाऊंगा, उसका आप टेंशन नहीं लो। इसलिए मैं क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो नीट JEE मेन के साथ साथ एडवांस का भी करवाऊंगा मेडिकल के स्टूडेंट को भी, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए। उसी का एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन जो IIT में पहले आया था, फिर बाद में क्वेश्चन मेडिकल में भी सेम टू सेम आया। इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग आइसोटोप्स। आयरन के आइसोटोप्स गिवन है, इस बेसिस पे आपको आयरन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। 156, 26, 90%, दूसरा 54 मास नंबर है 5%, तीसरा 57 मास नंबर है, यह 5% है।
ये तीनों के आइसोटोप्स के बेसिस पे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe इज इक्वल टू, मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ, फर्स्ट आइसोटोप को उठाओ, उसके मास नंबर में उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, प्लस दूसरे को उठाओ, उसके मास नंबर में परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, प्लस तीसरे को उठाओ, उसके मास नंबर को उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड करके 100 से डिवाइड कर दो और ये आया 55.95। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का जो मोर देन वन आइसोटोपिक्स फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है उसका एवरेज एटॉमिक मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 2-3 छोटी-छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, जिसमें एक आपको रहेगा वेपर डेंसिटी, फिर मिक्सचर का मोलेकुलर वेट कैसे निकालेंगे, वो सारी बात हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके इस मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा सेक्शन, जिसका नेम होगा सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।